किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा पहुंचे हुए हैं। विधायक दल की मीटिंग में ये तय हो गया है कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल हरियाणा के सीएम पद की वो शपथ लेंगे और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं वो आपको सुनवा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, तो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे नायब सिंह सैनी, ये तय हो गया है। विधायक दल की मीटिंग में नायब सिंह सैनी के नाम पर लग गई है मुहर। कल ही शपथ ग्रहण होगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं नायब सिंह सैनी और इसी के साथ तमाम कयासों पर विराम लग गया है। अनिल विज, जिन्होंने दावेदारी पेश की थी, आज सुबह ही जब वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो टीवी 9 भारतवर्ष ने उनसे बात की। उनके तेवर काफी नर्म नजर आ रहे थे और अब ये तय हो चुका है क्योंकि बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग गई। विधायक दल के नेता बने नायब सिंह सैनी। गृह मंत्री अमित शाह, जो बतौर पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे हुए थे, वो इस वक्त तमाम विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, वहां से तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, अमित शाह इस वक्त तमाम विधायकों को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की मीटिंग में उनके नाम पर मुहर लग गई। वहां से क्या अपडेट, क्या हलचल आप दिखाना और बताना चाहेंगे? देखिए, बिना किसी विवाद के नायब सैनी का नाम तय हो गया है, यह अभी जानकारी आ रही है। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ ही सीनियोरिटी के हिसाब से जो मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी कर रहे थे अनिल विज, इन दोनों ने प्रस्ताव रखा बैठक के अंदर, जिस पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अभी बात बिल्कुल साफ है कि नायब सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले ही अमित शाह ने साफ कर दिया था कि नायब सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में नायब सैनी के काम की काफी तारीफ कर गए थे। और जितने विधायक, सुबह से हमने कई विधायकों से बात की तो उनका ये कहना था कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है, तो नायब सैनी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया है और जीता गया है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और कोई विवाद हुआ भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी अपना दावा पेश कर रहे थे दक्षिण हरियाणा से, उनको भी मीटिंग में बुलाया गया है। यानी जो भी दावेदार थे वो भी इस वक्त मीटिंग में मौजूद है। अगर किसी को कोई विरोध करना होता तो अब तक सामने आ जाता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर्वसम्मति से जो अमित शाह के आने का मतलब ये निकाला जा रहा था कि वो बिना किसी विवाद के इस मसले को सुलझा लेंगे, और ऐसा हुआ भी है। बिना किसी विवाद के, बिना किसी बहस के सर्वसम्मति के साथ नायब सैनी को मुख्यमंत्री के पद पर चुन लिया गया है। बिल्कुल मोहित, बने रहे आप हमारे साथ। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त अहम जानकारी देते हुए, अहम खबर देते हुए, और अमित शाह क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। तो देखिए, ये एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर ने ही विधायक दल की मीटिंग में नायब सिंह सैनी के
नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग गई विधायक दल की मीटिंग में। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी देखिए निकलकर सामने आ रही है। अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर ने ही नायब सिंह सैनी के नाम का प्रपोजल रखा। मोहित, आपको आवाज मिल रही है? तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो अमित शाह ने आज विधायक दल की बैठक में यह संबोधन किया और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी के नाम पर सर्वसम्मति बनी और दूसरी बार अब मुख्यमंत्री बनेंगे। अनिल विज ने और मनोहर लाल खट्टर ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति बनी और अब यह तय हो गया है कि नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस वक्त की ये अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि इस पूरे विषय में आज ये बैठक होनी थी विधायक दल की और अमित शाह खुद वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसके प्रभारी बनाए गए थे और इस बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगी। विधायक दल के नेता चुने गए नायब सिंह सैनी। विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार हमारी सरकार की प्रायोरिटी, युवाओं की रोजगारी और हमारे किसानों की खुशहाली, ये हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है। मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने 9.5 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे बढ़ाया। ये सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। मोदी जी ने करीब करीब हरियाणा के विकास के लिए 10 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया और 1,26,000 करोड़ रुपए के विकास के प्रोजेक्ट्स। एक प्रकार से आप देख लीजिए तो 2,75,000 करोड़ रुपया इतने छोटे से हरियाणा को 10 साल में मिला है। जो कांग्रेस के 10 साल मिला ले तो सिर्फ 41,000 रुपया। 41,000 करोड़ के सामने 2,75,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है और मोदी जी ने इस चुनाव में भरोसा दिया है कि भारत सरकार भी हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध है। अतः मैं हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराश नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे थे। हमारे सारे प्रभारी, चार प्रभारी, धर्मेंद्र भाई, विप्लव देव, हमारे सुरेश जी और पुनिया जी, चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय श्री की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच आज
तो हरियाणा के पंचकुला में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर विधायक दल की मीटिंग हुई है। अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, वो संबोधित कर रहे थे तमाम विधायकों को। तस्वीरों में हम देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर मौजूद हैं। जो सह प्रभारी थे बिप्लब देव, उनका भी नाम लिया, उनका भी स्वागत किया गया मीटिंग में। और विधायक दल की मीटिंग में नए सीएम के नाम पर मुहर लग गई है। नायब सिंह सैनी के नाम पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया है, ये अहम खबर है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमित शाह को, और नायब सिंह सैनी अब क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। बहुत ही सम्मान के भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने शीर्ष के ऊपर पहुंचाने का काम किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री और हरियाणा के जो ऑब्जर्वर के नाते आज हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में आए हैं। मैं पूरे हरियाणा के लोगों की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे केंद्र ने जो प्रभारी चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए 4 हमारे प्रभारी लगाए। दिन रात उन्होंने इस दिशा के अंदर हम सबका मार्गदर्शन किया कि तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। इसके लिए भी मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे बिप्लब देव जी और हमारे सतीश पूनिया जी और हमारे सुरेंद्र नागर जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में अभी हमारे जो इस विधायक दल की चुनाव प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता से की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्ण पाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, जिस तरह से हमने देखा कि सर्वसम्मति से नाम पर मुहर लग गई, लेकिन हमने
चुनाव जब चल रहा था कुछ वायदे किए थे, क्योंकि हमारे कुछ कमीशन के रिजल्ट तैयार थे, और लगातार जब आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने हमें इस जिम्मेवारी को दिया, तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है, और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी और एक बार फिर से वो सीएम पद की शपथ लेंगे। सर्वसम्मति के साथ उनके नाम पर मुहर लगी है विधायक दल की बैठक में। मोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मोहित, कैबिनेट में कौन कौन हो सकता है, इसको लेकर भी क्या कहीं कोई खबर है? देखिए, कैबिनेट को लेकर अब तक कोई भी चर्चा इस मीटिंग में नहीं हुई है। इसमें सिर्फ बतौर विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री के पद के लिए जो नाम था उस पर ही एक ही प्रस्ताव, एक ही लाइन का रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल विज, जो कि दावेदारी कर रहे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी की, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा। वो सीनियर मोस्ट विधायक हैं और उन्होंने प्रस्ताव रखा, और पूर्व मंत्री और विधायक कृष्ण बेदी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रस्ताव को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, किसी का कोई विरोध नहीं हुआ और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। लेकिन कैबिनेट में कौन लोग होंगे, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि कुछ नाम हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन अब तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं की गई है। कल शपथ ग्रहण में माना जा रहा है कि 7 से 8 मंत्री सीएम के साथ शपथ ले सकते हैं, लेकिन उनके नाम क्या रहेंगे, कौन वो चेहरे होंगे, उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि 15 से 16 विधायकों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें अनिल विज का भी नाम है, और उसके अलावा कुछ अन्य जाति के आधार पर भी कुछ जाति वर्ग से विशेष विधायक जो आते हैं, जो कि जीते हुए हैं 2 से 3 बार, उनके भी नामों को रखा गया है। तो अभी कैबिनेट के चेहरों को लेकर इस मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि शाम तक उन नामों को भी फाइनल कर लिया जाएगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह में माना जा रहा है कि 7 से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के। अगली खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने शपथ ले ली है। उमर के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। जम्मू क्षेत्र से आने वाले सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। सुरेंद्र चौधरी ने नौशेरा से बीजेपी के बड़े नेता रविंद्र रैना को हराया था। उमर अब्दुल्ला, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में आज चुनी हुई सरकार का गठन हो गया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। खास बात यह कि उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में बतौर डिप्टी सीएम नौशेरा से पार्टी विधायक सुरेंद्र कुमार चौधरी को बनाया गया है। उमर अब्दुल्ला, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उस समारोह में उमर अब्दुल्ला के साथ 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक निर्दलीय विधायक को मौका दिया गया। नौशेरा से रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी शपथ ली। डीएचपुरा सीट से सकीना इत्तू नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला चेहरा बनाई गई हैं। मेंढर एनसी विधायक जावेद राणा को मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में मंत्री रहे राफियाबाद से विधायक जावेद डार ने भी बतौर मंत्री शपथ ली। छम विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने। इससे पहले वो 2009 से 2015 तक मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। और वहीं उमर सरकार में सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम होंगे। नौशेरा से बीजेपी के रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी ने शपथ के बाद क्या कहा, यह भी आपको सुना दें। मीटिंग में जा रहा है और मैं
मुझे खाली खिता पीर में चलने पूरे जम्मू सूबे के लिए बनाया है, और इसलिए मैं जम्मू सूबे के लोगों को साथ चलाने की पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करेंगे चाहे किसी ने हमें वोट दिए या नहीं दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। आपको लग रहा है जम्मू रीजन को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला है? हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंट आप उनको क्या मैसेज? ये देखिए, अगर जम्मू बीजेपी वाले ये एक ऐसा बात करते हैं जम्मू में कि भाई जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उनको बोलिए कि पहले एलजी तो जम्मू का बैठा लीजिए, फिर आप बात करिए, क्योंकि जो एलजी नहीं बैठा सके वो तो उनके हाथ में था। तो चीफ मिनिस्टर तो लोगों से चुन के आना है, तो इसलिए जो चीफ मिनिस्टर चुन के आया है, ये जो लोगों ने चुन के भेजा है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुन के भेजा है, ना कि नॉमिनेटेड है। तो इसलिए उनको बोलिए, जो लोग ये बात करते हैं कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ड्यूटी चीफ मिनिस्टर, कितने ड्यूटी चीफ मिनिस्टर आपने यहाँ से बने हैं, इससे पहले भी कई ताराचंद जी बने हैं, मंगता शर्मा साहब भी बने हैं, कई ड्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, डॉक्टर निर्मल सिंह बने हैं, पविंद्र गुप्ता बने हैं। तो इसलिए ये बात नहीं, मसला है कि चीफ मिनिस्टर की जब बात है तो बीजेपी वाले कम से कम एलजी तो जम्मू का बैठा लें। थैंक यू सर, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट दिस गवर्नमेंट एंड दिस? बाद में बात करेंगे। देखिए लेडीज और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण को इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि समारोह में गठबंधन के कद्दावर नेता पहुंचे। तस्वीरें श्रीनगर में हुए उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण में मेहमानों की मौजूदगी को इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन तौर पर भी देखा जा रहा है। आज शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत इंडिया फ्रंट के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस समारोह में 50 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान को न्योता दिया गया था, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची। समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिरकत की तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। वहीं शिवसेना यूवीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी खास मेहमान रहे। जम्मू कश्मीर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी जरूरी है। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है, और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनसंपर्क अभियान लॉन्च किया। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के नाम लिखी चिट्ठी, दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया, बीजेपी की साजिशों का जवाब वोट की ताकत से देंगे। दिल्ली के कामों को और आपको मिल रही सुविधाओं को अब केवल आप अपने वोट की ताकत से बचा सकते हो। मुझे भरोसा है कि हम सब मिलकर बीजेपी के काम रोकने के हर षड्यंत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की ताकत से हराएंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्ली में सभी कामों को जारी रखने के लिए आप आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बनाएंगे, और आपके वोट के समर्थन से मैं फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालूंगा और पहले की तरह आपके सारे काम करवाऊंगा। ये चिट्ठी लेके अपने को घर घर जाना है। ये जनसंपर्क अभियान है जिसको आज से शुरू कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता को मेरे लिए नहीं करना, अपनी दिल्ली बचाने के लिए करना है। और दिल्ली ने पूरे देश को एक उम्मीद दी है। ये जो काम हमने किए हैं, अस्पतालों के, स्कूलों के, बिजली के, पानी के, सड़कों के, तीर्थ यात्रा के, महिलाओं की यात्रा के, फरिश्ते स्कीम, ये काम किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी पार्टी ने किया ही नहीं था, और ना इनके करने की किसी मंशा है। ये काम रुकने नहीं चाहिए। तो जो जो लोग देश के लिए सोचते हैं, दिल्ली के लिए सोचते हैं, वो सारे इसमें लगेंगे। इसलिए नहीं लगेंगे कि मैंने कहा, इसलिए लगेंगे कि अपनी दिल्ली की और अपने देश की चिंता है। तो सब लोगों को अगले 10 दिन तक, 15 दिन तक खूब मेहनत के साथ इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेना है, घर घर जाना है और जनता को बताना है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी गिरफ्तारी का सच क्या है। और बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपियों ने 28 दिनों में 5 बार की थी रेकी। हमले के लिए दशहरे का दिन तय किया गया। सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की गई थी। बाबा सिद्दीकी की हर मूवमेंट पर नजर थी। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार पंजाब से आए थे। शूटर्स को पैसे शुभम लोनकर ने दिए थे। 2 शूटर्स के पास 3 मोबाइल बरामद हुए।
और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल पाई है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 28 दिनों से जांच के दौरान पता चला कि जो शूटर्स हैं वो बाबा सिद्दीकी की पल पल की नज़र रखे हुए थे उनके ऊपर, उनको पूरे तरीके से ट्रैक किया जा रहा था, उनकी हर एक्टिविटी को बारीकी से देखा जा रहा था और उसके बाद दशहरे के दिन इस शूट आउट को अंजाम दिया गया। दरअसल जिस वक्त इस शूट आउट को अंजाम दिया गया उस वक्त बताया जा रहा है जो मोहम्मद जिशान अख्तर है वो मुंबई से बाहर था और बाकायदा इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा था, लगातार वो शूटर्स के संपर्क में था। और जो परवीन लोनकर है जो कि शुभम लोनकर का भाई है जिसने बाकायदा इस हत्याकांड के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जिम्मेदारी ली थी, वही परवीन लोनकर दोनों शूटर्स को बाकायदा पुणे से मुंबई लेकर आया और उसके बाद उन्हें वहां छोड़कर वो वापस पुणे की तरफ लौट गया था। इसके अलावा जांच के दौरान ये भी पता लगा है जो शूटर्स हैं उनके मोबाइल में कुछ अनसेव्ड नंबर हैं जिनसे लगातार वो संपर्क में थे शूट आउट से पहले। अब ये किसके नंबर है उसकी जांच फिलहाल अभी मुंबई पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो तमाम खुलासे इस दौरान हुए। हथियार को लेकर भी पता चला है कि जो हथियार है वो ऐसा शक है जांच एजेंसी को कि हो सकता है नेपाल और पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचे हो और फिर उन्हें जिशान ने मुंबई तक शूटर्स तक पहुंचाया है। तो इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो फिलहाल शुरुआती तफ्तीश में सामने आ रही हैं। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो 10 बड़े खुलासे हुए जो आपको बता रहे हैं और बड़ी प्लानिंग चल रही थी बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए। कहा जा रहा है कि लगातार जो शूटर्स हैं वो बाबा सिद्दीकी को फॉलो कर रहे थे और दशहरे के दिन उनकी हत्या कर दी गई। और चलिए बढ़ते आगे और रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। हरियाणा के मुख्य सचिव को तलब किया गया है। 23 अक्टूबर को सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया गया है। पंजाब के मुख्य सचिव को भी तलब किया गया है। पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त रुख रखा गया है। जितेंद्र, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में सख्ती दिखाई और कहा है कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं घटी हैं और अधिकारी जब उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ऐसे पे न सिर्फ पराली जलाने वाले बल्कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उनको रोकना, उन पर भी एक्शन हो। और देखिए पंजाब और हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। अगली सुनवाई जो है इसमें 23 अक्टूबर को होगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली की जो दमघोटू हवा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और यहाँ पर दोनों ही राज्यों की न सिर्फ फटकार लगाई है बल्कि जो उनके आला अधिकारी हैं उनको भी कोर्ट में तलब किया है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी। और अहम खबर पाकिस्तान से है। एससीओ समिट में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर प्रहार किया है। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए चुनौती है, इस बात का जिक्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से किया गया। बेहतर रिश्ते हो इसके लिए भरोसा जरूरी है, ये कहा है एस जयशंकर ने। पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत भी भारत ने दी। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है, ये कहा। बिना नाम लिए चीन को भी नसीहत दी गई है। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो, यह बताया गया है। सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है, ये कहा गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। राणा तारिक इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा, किस तरह से देखा जा रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से जिन बातों का, जिन नसीहतों का जिक्र किया गया है खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए, उसे कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये एससीओ समिट जो है पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट एक अरसे के बाद जो है वो होने जा रहा है। आज एससीओ जो है मुनक्किद हो रही है इस्लामाबाद में। 10 से ज़ायद मुस्तकिल मेंबर जो हैं एससीओ में इसमें शिरकत कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर जो हैं उन्होंने भी खिताब किया क्योंकि इब्तिदाई कलमात जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अदा किए गए। उसके बाद कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया और उसमें मंगोलिया, ताजिकिस्तान और चाइना के अब तक सरबराहान मुमलिकत से खिताब कर चुके हैं, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से जो खिताब किया गया तो उनकी जानिब से बारहा ये पैगाम जो है वो पहुँचाया गया पाकिस्तानी हुकूमत तक और हमसायों तक कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक आप अपने हमसायों के साथ जब अच्छे सलूक की तवक्को करते हैं तो आपको भी अच्छा सलूक जो है वो अख्तियार करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो मीडिया
के नुमाइंदगान, इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद है। उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो पैगाम दिया गया है, आया पाकिस्तानी हुकूमत इसको अडाप्ट करती है या नहीं करती, ये तो हम कबल वक्त नहीं बता सकते। लेकिन भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ़ पिघलनी चाहिए और अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए। जब तक, क्योंकि किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का 9 साल बाद पाकिस्तान का ये दौरा है। लेकिन राणा, ये भी कहा गया है जयशंकर की तरफ से, हमारे विदेश मंत्री की तरफ से, कि इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है टेररिज्म का, वो है सेपरेटिज्म का, वो है कट्टरवाद का। क्या मौजूदा जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं वो इन मुद्दों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो बिल्कुल मुनासिब है और ये अब तक हम पाकिस्तानी मीडिया भी करता आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान गुज़श्ता 40 वर्षों से ज़ायद अरसा पर मुहित है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, अफगान जंग हो, चाहे वो सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात हों। पाकिस्तान में इस वक्त तालिबान के साथ जो महाजराई चल रही है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। जगह जगह दहशतगर्दी के वाक़यात पर हो रहे हैं। हमारे जो अस्करी जवान हैं, हमारी फोर्सेस के जवान हैं, वो शहीद हो रहे हैं। तो उनको उनकी जान की हिफाजत के लिए जो है, अवाम की हिफाजत के लिए, जहाँ पर बहुत बड़ा काबू पाया गया है दहशतगर्दी पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जो खतरात थे उन पर बहुत ज़्यादा काबू पाया गया, लेकिन सरहद पार यानी खास तौर पर अफगान साइड से जो पाकिस्तान में दरअंदाजी की जा रही है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हम उस पर शुक्रिया राणा आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा बहुत जरूरी है दोनों मुल्कों के बीच, ये साफ तौर पर बता दिया गया है, लेकिन उसके लिए एक्ट करना होगा पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ, वो टेररिज्म जो खुद पाकिस्तान के लिए भी नासूर बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा। 2025-26 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। और कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को मंजूरी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में इसका ऐलान हो सकता है। आमोद राय हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं। काफी अहम फैसले लिए गए हैं आमोद। बिल्कुल, देखिए रवि, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिवाली के पहले उम्मीद रहती है और एक्सपेक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की उनको डीए हाइक होगा। और डीए अभी फिलहाल 50% है, उसको बढ़ाकर 53% किया जाएगा। तकरीबन 1 करोड़ के लगभग डीए बढ़ने से सीधा 1 करोड़ के लगभग जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके ऊपर असर पड़ता है और इससे उनके जीवन में गुणात्मक सुधार होता है। माना जा रहा है कि ये जो डीए बढ़ाने की बात है वो आज घोषणा के बाद इसको रेट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई से लागू माना जाएगा और एरियर के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को पैसा मिलेगा अगले महीने। तो ये एक तरह से खुशी का माहौल होता है उनके लिए दिवाली के मौके पर, और ये बड़ा फैसला आज लिया गया है। साथ ही जैसा कि किसानों के लिए एक अहम फैसला हुआ है और सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि तकरीबन 150 रुपये वृद्धि किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और इससे गेहूं के मूल्य में 150 रुपया, खरीदारी मूल्य में 150 रुपया का इजाफा से किसानों का सीधा मुनाफा बढ़ेगा और किसानों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। तो ये एक 2 अहम फैसले आज कैबिनेट ने लेने का फैसला किया है, जो सूत्र बता रहे हैं। आगे देखना होगा 3 बजे सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। रवि, शुक्रिया आमोद आपका इस अपडेट के लिए। महाराष्ट्र को लेकर आज बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। तो आज दिल्ली में सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार है।
हरियाणा चुनाव में मिली कामयाबी को महाराष्ट्र में भी दोहराने की रणनीति बनाई गई। महाराष्ट्र को लेकर आज शाम 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर अंतिम मोहर लगेगी। इस बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची पर मंथन होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी हरियाणा के फार्मूले के तर्ज पर टिकट तय कर सकती है। हरियाणा में कई विधायकों के टिकट काटे गए थे तो कई सिटिंग विधायकों की सीटें भी बदली गई थी। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सीटों की अदला बदली संभव है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी आज दिल्ली आ रहे हैं। आज एनडीए में सीट बंटवारे पर भी मंथन होगा। सीट शेयरिंग के फाइनल फार्मूले पर मोहर लगेगी तो सीएम फेस के दावेदार पर भी फैसला हो सकता है। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी। इस बैठक में सीट शेयरिंग फार्मूले पर चर्चा की गई। करीब 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर बात हुई। ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए हैं। इन नामों पर आखिरी फैसला आज सीसी की बैठक में होगा। और वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि एक एक सीट पर रणनीति बनाई गई है। सिटिंग विधायकों पर भी सीसी की बैठक में फैसला होगा। हमारी सीटिंग सीट है बीजेपी की और हमारे पास पिछले बार चुनाव में हमने थोड़े थोड़े होटल से हारे हैं। उस सीटों पर निर्णय होगा या चर्चा होगी और केंद्रीय चुनाव समिति के पास जो सर्वेक्षण है वो सर्वेक्षण के आधार पे कौन जीत सकता है, कौन फाइट कर सकता है, महायुति में आप आगे कैसे जाएंगे, ये सारे विषय को चर्चा होती है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं हमारे पार्टी में, सारे सेटल्ड है। मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय होगा। कि महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के द्वारा हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव जी की शिवसेना है, राष्ट्रवादी की पवार साहब की राष्ट्रवादी है और बाकी हमारे मित्र पक्ष है। सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में है। जल्द से जल्द हमारा सीट का बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उसका हम डिक्लेरेशन जल्द से जल्द करेंगे। अच्छा कोऑर्डिनेशन होने के नाते 100% ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतेगी। सरकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी। और झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। जल्द बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। ये पूरी खबर देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी एक्टिव हो गई है। दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में सीईसी की करीब 2 घंटे तक चली बैठक में झारखंड में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष शामिल थे। इस बैठक में राज्य के चुनाव प्रभारी और झारखंड कोर टीम के सदस्यों के साथ उम्मीदवारों की संभावित नामों पर चर्चा की गई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में झारखंड की लगभग सभी सीटों पर चर्चा हुई। 52 से 53 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल चर्चा हुई। करीब 12 से 13 सीटों पर नाम तय करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में पार्टी झारखंड के लिए पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में करीब 35 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। गुजरात में के जामनगर में हुए भीषण सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। एक कार डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। देखिए कार हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। सड़क पर सन्नाटा, तेज रफ्तार कार तेजी से आगे बढ़ रही है, तभी भीषण हादसा हुआ। ये कार कई बार पलटी मारते हुए हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें जामनगर के चगा पटिया इलाके की है। अब इस कार हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। जामनगर के चगा पटिया के पास कार सवार तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक ये सफेद रंग की कार एक डिवाइडर से टकरा गई और भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। देखिए कार कैसे डिवाइडर से टकराकर पलटी मार रही है। देखिए इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को। इस कार ने डिवाइडर से टकराने के बाद 4 बार पलटी खाई और फिर कार सड़क पर सीधी खड़ी हो गई। कार हादसे से पहले एक बाइक सवार भी कार के सामने से गुजरा था। गनीमत रही कि बाइक सवार के निकल जाने के बाद कार हादसा हुआ। ये बाइक सवार कार की चपेट में आने से बच गया। कार सवार ड्राइवर सामान्य तरीके से गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और कार इस डिवाइडर से टकरा गई। कार की स्पीड ज्यादा होने की वजह से कार ने 4 बार पलटी मारी और फिर कार सीधी खड़ी हो गई। अब इस हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसे लोग सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बहराइच हिंसा में शामिल आरोपियों का वीडियो सामने आया है। इस बीच मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये चारों लोग हैं
बहराइच हिंसा में अब आरोपियों की तस्वीरों के साथ साथ मृतक के साथ हुई बर्बरता का खुलासा हो रहा है। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में नामजद आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। आरोपी अब्दुल हमीद अपने 2 बेटों के साथ छत पर नजर आ रहा है और उसके साथ उसके 2 बेटे सरफराज और फहीम भी नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बीच अहम खबर चेन्नई से, जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में लोग जल भराव से परेशान हैं। सड़कों पर सैलाब का कब्जा, पानी से लबालब भरी गलियां, हर तरफ बाढ़ जैसा मंजर। तस्वीरें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की। चेन्नई में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। चेन्नई में भारी बारिश के बाद स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए। मूसलाधार बारिश को देखते हुए तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने 3 जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की है। आईटी कंपनियों को 18 अक्टूबर तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की गुजारिश की गई है। इसके अलावा मछुआरों को भी समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सीएम स्टालिन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा कई जगह अस्थायी कैंप भी बनाए गए ताकि जरूरत पड़ने पर यहां लोगों को रहने की व्यवस्था की जा सके और इसके साथ ही पानी की निकासी के लिए भी अभियान चलाया गया है। और एक बार फिर रुख करेंगे हरियाणा की खबर का। थोड़ी देर बाद नायब सिंह सैनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 2 बजे गवर्नर हाउस जाएंगे नायब सिंह सैनी, जिन्हें बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायकों के समर्थन की चिट्ठी गवर्नर को सौंपेंगे सैनी। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी अब गवर्नर से मुलाकात करने जा रहे हैं। विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी उन्हें सौंपने जा रहे हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, वहां से क्या अपडेट है, जरा डिटेल में बताएं। देखिए 2 बजे का वक्त है। जो हरियाणा राजभवन है चंडीगढ़ में, वहां पर जाएंगे सीएम नायब सैनी और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सीएम डेजिग्नेट वो हो चुके हैं। अब उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। पंचकुला का जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर व्यापक तैयारी चल रही है इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की। और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुँचे थे अमित शाह, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल, उनकी मौजूदगी में ही सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके नायब सैनी को अगले सीएम के तौर पर पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने हाथ खड़े करके मोहर लगा दी है और अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और कल शपथ ग्रहण काफ़ी भव्य तरीके से होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। एनडीए शासित और बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और काफ़ी एक बड़ा आयोजन इस पूरे समारोह को बनाने की तैयारी है। तीसरी बार ऐसा पहली बार हुआ है हरियाणा में जब तीसरी बार किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी की हो। इसी वजह से बीजेपी चाहती है कि इस कार्यक्रम को एक यादगार कार्यक्रम के तौर पर बनाया जाए। बिल्कुल, बीजेपी के लिए बड़ा मौका है। 48 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास बना रही है और इस बार पिछली बार की तरह किसी सहारे की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जेजेपी के सहारे सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है बीजेपी ने। तो बड़ा मौका है।